हेलो एवरीवन। क्लास 10th एसएसटी के लिए आज दूसरा लेक्चर है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोकसभा जो है, मतलब लोकसभा का जो काम होता है, क्या होता है। जैसे संसद है, संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनके बिना एक कोई भी कानून नहीं बना सकता और ना ही बन सकता है जब तक इन तीनों की सहमति ना हो। तो इसलिए संसद का इन्हें तीनों को पार्ट बोला जाता है। तो लोकसभा के बारे में हमने बता दिया था पार्ट 1। आज पार्ट 2 है, जैसे राज्यसभा। तो राज्यसभा का आज हम डिस्कस करेंगे। फिर बच जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का हम उससे अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि संसद के तीनों पार्ट होते हैं। तो ये कैसे आपस में मिलकर काम करते हैं वो सब हम इसमें पढ़ रहे हैं। लोकसभा में पढ़ा था, अब राज्यसभा में पढ़ते हैं। तो राज्यसभा में क्या है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, आर्टिकल 79 यानी कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, कैसे ये वर्क करता है, वो सब चीज़ें आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। तो क्या है कि जो राज्यसभा है वो अस्थायी सदन है, मतलब स्थायी सदन है। अस्थायी सदन तो हमारा लोकसभा था। अस्थायी सदन मतलब कि जो मतलब 5 साल बाद बदलता रहता है, मतलब 5 साल बाद या उससे पहले भी भंग हो सकता है। और 5 साल बाद चुनाव होता है तो दूसरी सरकार आती है, या वही सरकार भी आए तो भी हमारी वो मंत्रिपरिषद या लोकसभा भंग हो जाती है हर 5 साल में या उससे पहले भी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एक तो जो है कि वो स्थायी सदन है। और क्या बोलते हैं कि जो ये स्थायी सदन राज्यों के इसमें ना जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व ये होता है इसमें। जैसे कि मतलब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा बैठी हुई है, योगी सरकार, मतलब योगी सरकार लखनऊ में, तो जहाँ वहाँ पर विधानसभा बैठी हुई है, तो वे लोग, मतलब यूपी में वे लोग डिसाइड करेंगे कि राज्यसभा में यूपी का प्रतिनिधित्व ये लोग करेंगे, मतलब वे चुनकर उन्हें भेजते हैं। तो ऐसे ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे यूपी है, यूपी में जैसे राज्य सरकार है, योगी की सरकार है, जहाँ पर मतलब कि वहाँ पर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं वो सब चुनाव करेंगे और अपने प्रतिनिधित्व को राज्यसभा में जाकर बैठाएंगे। ऐसे ही हर स्टेट का अपने अपने प्रतिनिधित्व होते हैं जो राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। ठीक है, तो इनका चुनाव ऐसे होता है। तो राज्यसभा की संरचना और गठन कैसे होता है। राज्यसभा का में जो संविधान के आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, उसमें ये है कि जितनी भी मतलब मैक्सिमम जो संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की, वो 250 है। और जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। मनोनीत मतलब कि नामित किए जाते हैं। जैसे मैंने लोकसभा में आपको बताया था कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मतलब अपनी तरफ से ही नाम देते हैं कि भाई इन्हें राज्यसभा में बिठा दीजिए। तो ऐसे 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुशंसा पर बैठाया जाता है, 12 सदस्यों को। शेष 238 जो सदस्य हैं वो हर राज्य सरकार द्वारा, मतलब राज्य की विधानसभा द्वारा चुनकर राज्यसभा में जाकर बैठते हैं और अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते हैं। तो उसके बाद जो हम आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 245 सदस्य हैं जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से आते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से मतलब जिनमें कोई विधानसभा नहीं है, जिसमें कोई राज्य सरकार नहीं है, डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में आता है, जिन्हें बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब राज्यसभा चुनाव, मतलब राज्यसभा चुनाव और निर्वाचन विधि। राज्यसभा का चुनाव के 2 प्रकार हैं। प्रथम श्रेणी ये है कि मतलब जो भी सदस्य, जैसे मैंने अभी बताया था कि हर राज्य सरकार अपने अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर राज्यसभा में भेजती है। किस आधार पर? अनुपातिक, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर
वहाँ का चुनाव होता है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, मतलब लोगों द्वारा नहीं चुने जाते सदस्य, वे सदस्य चुनते जिनको हमने यानी कि जनता ने चुनकर भेजा है। वो सदस्य जाकर उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें राज्यसभा में बिठाया जाता है। तो उसे ही बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। दूसरा क्या आधार है, मतलब दूसरी तरह से कैसे चुन सकते हैं इनको, जैसे केंद्र सरकार है, मतलब मैंने बोला था कि 4 सदस्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जिनके अंडर में आते हैं, सरकार के अंडर में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके 4 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं। उनका चुनाव होता है, जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो केंद्र सरकार है, मतलब जो संसद है, उसने जैसे कानून बना रखे हैं उसके आधार पर इन 4 सदस्यों का चुनाव होता है, ना कि क्योंकि वहाँ पर विधानसभा तो बैठी नहीं है केंद्र शासित प्रदेश में, तो उनका चुनाव क्या कौन करेगा। उनका चुनाव संसद में बैठे यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठे सदस्य जो कानून बना देते हैं कि इस कानून के आधार पर ही इनका चुनाव होगा, तो उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है। और राज्यसभा की अवधि मतलब समय कितना है, लोकसभा का जैसे जैसे मैं अपना एक एक टॉपिक ले रहा हूँ कि राज्यसभा की अवधि क्या है, राज्यसभा की संगठन कैसे है, तो आपको पिछले वीडियो में भी ये ध्यान देना है कि लोकसभा की अवधि क्या थी, लोकसभा का संगठन कैसे हुआ था, लोकसभा की सदस्यता कैसे कैसे आती है, मतलब कौन कौन लोग चुनाव करते हैं, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ऐसे ही राज्यसभा का है, बस थोड़ा डिफरेंट है, टॉपिक सेम लोकसभा की तरह ही हम चलेंगे। तो राज्यसभा की अवधि कैसे, लोकसभा में हमने देखा था 5 साल की अवधि थी मैक्सिमम, पहले भी भंग हो सकती है लेकिन 5 साल थी। लेकिन राज्यसभा में क्या है 6 साल है, मतलब 6 वर्ष के लिए हर सदस्य को चुना जाता है। हर दो साल में 1/3 सदस्यता को खारिज कर लेते हैं और जो और अलग सदस्य हैं वो उस पर आकर बैठ जाते हैं। जो ये प्रक्रिया चलती है ये कभी भी भंग नहीं होती है। ये ऐसा इसलिए बनाया गया था जिससे अगर लोकसभा भंग भी हो जाए 5 साल पहले, तो जो देश को चलाने की प्रक्रिया है, मतलब चुनाव हैं और क्या बोलते हैं मतलब इम्पोर्टेंट प्रस्ताव हैं, कानून बनाने हैं, तो उनके आधार मतलब जो ये सदस्य बचेंगे वो ही फिर देश को चलाने की प्रक्रिया में काम करेंगे। तो ऐसा मतलब इसमें संविधान में नियम बनाया गया था। राज्यसभा की गणपूर्ति क्या होती है, ऐसी लोकसभा की गणपूर्ति थी 1/10 जो पार्ट है पूरे मतलब लोकसभा के सदस्यों का 1/10 पार्ट अगर सदन में आता है तो मतलब ये समझिए कि मतलब कि कार्यवाही शुरू हो जाए, मतलब लोकसभा चलेगी, ठीक, उसका काल चलेगा। ऐसे ही राज्यसभा का, जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी जब भी बारिश होती है तो एक क्लास में जैसे 60 बच्चे हैं तो 10 बच्चे आते हैं, तो टीचर बोल देते हैं, बच्चे बोल देते हैं कि भाई आज क्लास नहीं चलेगी, कम बच्चे हैं। तो ऐसे गणपूर्ति का होता है कि लेकिन इसमें फिक्स है कि 1/10 सदस्य तो होने ही चाहिए तभी चलेगी, उससे कम होंगे तो राज्यसभा या लोकसभा नहीं चलेगी। तो ऐसा इसमें होता है। राज्यसभा का अधिवेशन मतलब जो लोकसभा का भी अधिवेशन मैंने बताया था, ऐसी राज्यसभा का भी है। तो राज्यसभा में क्या है कि मतलब कि हर 1 साल में 2 बार सत्र बुलाना जरूरी है राष्ट्रपति को। ये मतलब क्लियर कट प्रावधान है। जैसे एक सत्र हुआ, एक सत्र में का लास्ट दिन है और दूसरे सत्र के पहले दिन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। इसमें 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, ऐसे ही हमने पीछे बात की थी कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें लोकसभा का पता चलेगा, इसमें आपको राज्यसभा का पता चलेगा। सिर्फ आपको माइंड में ही ये रखना है कि भाई राज्यसभा की अवधि ये है, लोकसभा की अवधि ये है, उसका गठन ऐसे होता है, इसका गठन ऐसे होता है, और इसका अधिवेशन राज्यसभा का अधिवेशन कैसे होता है, लोकसभा ऐसे राज्यसभा और लोकसभा का अधिवेशन तो सेम होता है, और गणपूर्ति राज्यसभा की गणपूर्ति और लोकसभा की गणपूर्ति भी सेम होते हैं, लेकिन क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यता क्या है, जैसे हमारी लोकसभा में सदस्यता की योग्यता थी, ऐसे इसमें योग्यता है।
लोकसभा में और राज्यसभा में सिर्फ एक डिफरेंस है कि लोकसभा में 25 वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति लोकसभा के सदस्यता मतलब लोकसभा के लिए के चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन राज्यसभा में क्या है कि उसमें कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है, 30 वर्ष होना जरूरी है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ बीच में कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को हम निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों बोला जाता है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर या इस वाले मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, राज्यसभा का सभापति। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऐसे हमारा लोकसभा का सभापति था, तो राज्यसभा का सभापति हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। उनका चुनाव तो एज ए उपराष्ट्रपति किया जाता है, लेकिन वो जो उनके भी वेतन हैं, भत्ते हैं, वो एज ए सभापति के द्वारा ही दिए जाते हैं। सभापति के तौर पर ही, पद पर ही उन्हें दिए जाते हैं। तो जैसे हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति नायडू हैं, तो वे उपराष्ट्रपति भी हैं और लोकसभा के सभापति, मतलब जो पीठासीन अधिकारी जो ऊपर बैठते हैं, मतलब जो उस राज्यसभा की कार्यवाही को चलाते हैं, उसको सभापति बोला जाता है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। तो इनके भी जो मतलब वो होता है, टाइम पीरियड होता है, राज्यसभा के जो सभापति हैं 6 साल का होता है। ठीक है, और एक और डिफरेंस है कि जो राज्यसभा में जो मतलब अगर राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब राज्यसभा का अगर पीठासीन अधिकारी है जो ऊपर बैठता है, जो संचालित करता है राज्यसभा को, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि उसका जो चुनाव होता है वो उपराष्ट्रपति के तौर पर होता है, ना कि राज्यसभा की सदस्यता के तौर पर। वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही, मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर पहले उसको बिठाया जाता है, मतलब उसको चुना जाता है, उसके बाद उसे सभापति के लिए चुना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राज्यसभा के सभापति की शक्तियाँ और उसके कार्य। राज्यसभा के सभापति यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उनकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं? ऐसे हमने लोकसभा के अध्यक्ष और अध्यक्ष की जो जिन्हें पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, उनकी भी हमने पिछली वीडियो में देखी, मतलब डिस्कस किया था। तो क्या है कि इसमें क्या बोला जाता है कि राज्यसभा के सभापति का सर्वप्रथम कार्य सदन की कार्यवाही को संगतिक रूप से चलाना, मतलब कि कोई भी दुर्व्यवहार न हो। मतलब ऐसा भी है कि अगर मतलब राज्यसभा के जो मतलब वो होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके विशेष अधिकारों का उल्लंघन न हो, राज्यसभा के विशेष अधिकारों का उल्लंघन न हो, और जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चलती रहे। राज्यसभा में कोई भी असंगति रूप से कार्य ना करे, दुर्व्यवहार ना करे, कोई सदस्य किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार ना करे, उसका मतलब जितनी भी जिम्मेदारी है वो सभापति की होती हैं। वो सभापति का कार्य होता है सुचारू रूप से संचालित करना कार्यवाही को। कौन सा प्रस्ताव मतलब पहले, किस प्रस्ताव पर पहले डिस्कस होगा, किस प्रस्ताव पर बाद में डिस्कस होगा, वो सब जो मतलब डिसाइड होता है वो उपराष्ट्रपति यानी कि हमारे सभापति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है। राज्यसभा की शक्तियाँ, पहले तो हमने राज्यसभा के जो सभापति हैं उनकी शक्तियाँ और कार्य देखे थे। अब हम राज्यसभा की शक्तियाँ हैं और उनके कार्य हैं। तो क्या है कि इसमें जो विधायी शक्तियाँ हैं वो क्या हैं? साधारण विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं, मतलब कि जो साधारण विधेयक होते हैं वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और लोकसभा में क्या है, मैं साथ साथ लोकसभा की भी शक्तियाँ बताता चलूँगा इसमें। तो जो विधायी शक्तियाँ हैं और जो राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ और लोकसभा की विधायी शक्तियाँ हैं। लोकसभा की में मतलब कि साधारण विधेयक, मतलब किसी भी सदन में साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है
केवल धन विधेयक को, अगर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसमें राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा की विधायी शक्तियों में डिफरेंस होता है। ठीक है, साधारण, एक बार और कि साधारण विधेयक को हम लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अगर धन विधेयक या वित्त विधेयक की बात है तो उसको पहले हम लोकसभा में ही पेश करेंगे, मतलब जो सदस्य हैं वहाँ के, वो लोकसभा में ही पेश करेंगे, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, ठीक है। अगर हम धन विधेयक की बात करें, ठीक है, लोकसभा में धन विधेयक मतलब प्रस्तुत हो गया और पास भी हो गया, उसके बाद 14 दिन का टाइम मिलता है राज्यसभा को उस प्रस्ताव पर चर्चा करने की और संशोधन करने की। संशोधन मतलब बदलाव करने की। अगर उन 14 दिनों के अंदर उन्होंने बदलाव किया या नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर 14 दिन तक उन्होंने पास कर किया हो या ना किया हो तो वो पास ही माना जाता है। यानी कि राज्यसभा की शक्तियाँ धन विधेयक और वित्त विधेयक में कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ, जो मैंने ये धन विधेयक और वित्त विधेयक का एग्जाम्पल दिया, ये हमारी वित्तीय शक्तियों में, मतलब वित्तीय शक्तियों का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और ठीक है, प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं? प्रशासनिक शक्तियाँ, राज्य की प्रशासकीय शक्तियाँ भी नाममात्र की हैं, हालांकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। फिर भी राज्यसभा मंत्रियों के पूरक प्रश्न आदि पूछकर काम रोको प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल पर प्रभाव डालती हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो हमारा लोकसभा में ही लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। और अगर वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। क्यों? उसमें राज्यसभा की, मतलब राज्यसभा के डिस्कस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो मंत्री परिषद है, जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनका जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, ना कि राज्यसभा के। ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा के द्वारा ही चुनकर वहाँ पर सदस्यता लेते हैं, तो इसलिए उनकी जो उत्तरदायी होता है लोकसभा में होती है। अगर लोकसभा में वो प्रस्ताव पास हो गया तो इसका मतलब सरकार गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ क्या होती हैं कि जैसे एक तो लोकसभा की निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ होते हैं, एक राज्यसभा की। लोकसभा में क्या होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CJI, महान्यायवादी हो गए, और मतलब कैग हो गया, CAG, मतलब तो इनका जो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, तो अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मतलब इन सब का जो भी चुनाव होगा वो सब लोकसभा के, मतलब लोकसभा की अनुमति भी उसमें आवश्यक होती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर इनका चुनाव करते हैं। और राज्यसभा की निर्वाचन शक्तियाँ, राज्यसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के साथ भाग लेती हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो भी चुनाव होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ही मतलब योगदान रहता है। ठीक है, लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्हें पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, और उपाध्यक्ष हैं, उनका चुनाव सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं चुने हैं उनके द्वारा ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मतलब एक प्रस्ताव पास किया जाता है और उनका मतलब चुनाव हो जाता है। मतलब एक नाम की अनुमति सभी जो सदस्य हैं लोकसभा के वो डिसाइड करते हैं कि ये हम इनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो वो, और जो सब सहमत हो जाते हैं तो वो अध्यक्ष बन जाते हैं। कोई वोटिंग, कोई चुनाव नहीं होता है उसका। ठीक है, तो जो हमने ये जो मतलब चीज़ें देखी हैं लोकसभा और राज्यसभा की, जो पिछली वीडियो और इस वीडियो को आप कनेक्ट करके देखिएगा और पता चलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। अगली वीडियो में मैं लोकसभा और राज्यसभा के संबंध, लोकसभा और राज्यसभा के आपसी संबंध कैसे हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, जो मैंने दोनों वीडियो में बताया है उसको मैं जल्दी करके दोनों में क्या डिफरेंस है
वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात और कि क्या बोलते हैं, ये मनोज कुमार, सिर्फ मैंने बोला था आपको कि आप मतलब जो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आती है या आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे पूछ रहा हूँ वो उसका आप आंसर नहीं देते हैं, तो एक सिर्फ मनोज कुमार हैं जिन्होंने कमेंट किया था, और व्हाट्सएप पर एक लड़की हैं उसने भी मतलब कमेंट किया था। तो जो जैसे उन्होंने बोला था कि जो आपातकालीन में हम प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था कि अगर 5 साल मतलब जैसे 4.5 साल हो गए, ठीक है, 4.5 साल हो गए और आपातकालीन लगाने की मतलब आपातकाल लगाना जरूरी हो गया, आवश्यक हो गया, तो 4.5 साल 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष एक बार में हम 1 वर्ष के लिए आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल के लिए लगा दिया तो 5.5 साल हो जाएंगे, लेकिन टाइम पीरियड तो लोकसभा का मतलब होता है 5 साल का, तो वो बीच में भंग नहीं होगी। 5.5 साल तक ही फिर सरकार चलेगी, अगले 1 साल तक। और 1 साल बाद अगर ये डिसाइड 1 साल के बीच में अगर लोकसभा के सदस्यों ने ये प्रस्ताव लेकर आ गए कि भाई अब आपातकाल की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो प्रस्ताव पास हो जाता है बहुमत से, तो वो आपातकाल तुरंत हट जाता है। लेकिन 1 साल बाद भी हटता है अगर, तो 1 साल के जिस टाइम भी हट जाएगा आपातकाल, उससे 6 महीने के भीतर भीतर, जिस दिन आपातकाल हटा उससे उसके उस दिन से अगले 6 महीने के भीतर भीतर लोकसभा का चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। ये मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों बोला जाता है, तो ये आपको कमेंट में या व्हाट्सएप पर आपको डालनी है। और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो आप बोलो, आप बोलते हो नहीं। 2 कमेंट आए थे, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करो, तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ये बोलो कि हमें समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा उस पर टॉपिक पर, 1 बार 2 बार 3 बार जितने भी आप उसे रिवाइंड करके देखो, समझ नहीं आता है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।